गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। नमस्ते, नमस्कार सबको। आई होप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। जिनका भी नहीं चल रहा है सो प्लीज़ ये वीडियोस सारे देख लो एंड प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो एंड देख के क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ उससे आपको जानने को मिल जाएंगे। आज के क्वेश्चंस में हम लोग एनसीएफ 2005 का पूरा जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अराउंड 33 क्वेश्चंस हैं, तो वो 33 क्वेश्चंस को मैं रैपिडली आपको अभी पढ़ाते जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो पहला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे क्योंकि आपको फटाफट करना है और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज बहुत सारे एमसीक्यूज़ के सीरीज़ आने वाले हैं। एंड कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हो या फिर जो बच्चों को ऐसी सुविधा नहीं मिल रही, प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जानने को मिले कि क्या कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसने बनाया है? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, याद रखना है, ठीक है। एनसीएफ 2005 को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को किसने बनाया? दैट इज़ एनसीईआरटी ने बनाया। देन सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सपांड एनसीएफ 2005। अभी बोला गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड फॉर नेशनल, सी फॉर करिकुलम, एफ फॉर फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोला जाता है 2005। तो यहाँ पे देख लो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर द चिल्ड्रन इज। कौन सा बच्चों के लिए कॉमन सोर्स बोला गया? कौन सा सोर्स ऐसा है जो कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल जब भी बोला जाए तो शारीरिक पीड़ा बोल सकते हो या शारीरिक जो भी कठिनाई उनको महसूस होती है बच्चों में, तो वो कौन से वे से आ सकती है? लॉन्ग वे टू स्कूल, हैवी स्कूल बैग्स और कॉर्पोरल पनिशमेंट। सबके सामने पनिशमेंट देना या फिर उनको बहुत सारा तकलीफ देना, या फिर हैवी स्कूल बैग्स होना, बहुत ज़्यादा भारी स्कूल बैग होना, या लॉन्ग वे टू स्कूल, बहुत डिस्टेंस में अगर स्कूल हो तो हो सकता है। तो कौन से वे से हो सकता है ना? ये चारों ऑप्शन मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। और ऑल ऑफ द एबव को आप टिक करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज ए डैश। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन अगर होता है तो टीचर वहाँ पे स्पेशल टीचर्स बनना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, काउंसलर भी होंगे, फैसिलिटेटर भी होंगे, अपॉर्चुनिटी गिवर भी होंगे एंड उनके फ्रेंड भी होंगे। बट यहाँ पे बोला गया है टीचर एज पर एनसीएफ 2005 क्या होंगे ना? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर फैसिलिटेटर होंगे। फैसिलिटेटर वर्ड सीटेट के क्वेश्चंस में हो या ओटेट का या कोई भी टेट के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैसिलिटेटर मतलब होता है जो फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जो आपको क्या बोल सकते हैं, मौके देते हैं। मतलब टीचर आपको मौका देना चाहिए ताकि आप एज ए स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकें, नए चीज़ों को सीख सकें। तो ये आपका आंसर बन गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ में चल जाओ। फोर्थ में है, सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट, several studies have shown that, ये बोला गया shown that bilingual proficiency raise the level of dash, raise the level of dash। bilingual, आप अगर दो लैंग्वेज में क्षमता रखते हो, दो लैंग्वेज में आप बातचीत कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, तो आपका कौन सा लेवल का डेवलपमेंट हो सकता है या कौन सा लेवल विकास होगा? कॉग्निटिव ग्रोथ हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास, सोशल टॉलरेंस, आप सामाजिक जो आपका धारणा रखने का या फिर समाज में जो भी चल रहा है उसको सहने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, डाइवर्सिफिकेशन होगा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज में आप सोच सकते हो, तो कौन सा होगा? तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीएफ 2005 इज द क्रिएशन ऑफ डैश। एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। आपका इंडिया में इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज होता है, तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से इसका क्रिएशन किसके बेसिस पे होता है, मतलब इसका जो एम है उसको फुलफिल करने का मतलब क्या होता है, किस चीज़ पे हमें दक्ष होना है या क्षमता लेना है? बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली, नॉन ऑफ द एबव। मैं बोल दूं ये मल्टीलिंगुअलिज्म होगा, बिकॉज इंग्लिश सीखने से आप बहुभाषाई जो आपका क्षमता है वो बढ़ता है। दैट मीन्स हिंदी आपको पता है, आपके लोकल लैंग्वेज भी आपको पता है और इंग्लिश में आप दक्ष बन रहे हैं, तो इससे आपको 3 लैंग्वेज हुआ, तो 2 से ज़्यादा जहाँ पे भी लैंग्वेज का व्यवहार हुआ तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट,
पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का कौन सा पर्पस नहीं है बोला जा रहा, नहीं है, नेगेटिव बोला गया है। ये सारे क्वेश्चन एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, बट ये आपके जो पार्ट है 5 पार्ट से प्रश्न आते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस रहता है प्राइमरी सेशन में, अगर देखोगे ईवीएस है, एंड मैथ्स रहेंगे, एंड आपके सीटीपी रहेंगे, सारे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बस समझना है और उत्तर देने हैं। अभी देखो, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट, क्या नहीं करता, टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट लर्नर। देखो, पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन मतलब क्या नहीं है, लर्नर को मुश्किल करता है या फिर मोटिवेट करता है कि वो स्टडी करे अंडर थ्रेट लर्नर्स, मतलब डरा के धमका के पढ़ाना, वैसा उस डर के साथ पढ़ना, अगर उनको हमेशा मूल्यांकन करते रहे। टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो, उनको हम स्लो लर्नर बोल के अंकित करना चाहते हैं, या टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमेडिएशन, हम पहचानना चाहते हैं, पहचान लगाना चाहते हैं कि कौन सा बच्चे को रेमेडिएशन चाहिए या फिर उपचार चाहिए। ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव कौन सा होना चाहिए। अगेन बोल दूं, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका ऑल ऑफ दी एबव ही होगा, ऑल द एबव जितने भी हैं सारे होंगे। अभी 7 नंबर पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MLL अप्रोच का फुल फॉर्म आपको बताना है। MLL अप्रोच का फुल फॉर्म बताना है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग और मिनिमम लेवल ऑफ लिसनिंग, नॉन ऑफ दी एबव कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, MLL आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होता है, बच्चों को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मिलना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वो मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 सेज दैट चिल्ड्रन डू नॉट फेल, बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते और फेल नहीं हो सकते, दे इंडिकेट द फेल्योर ऑफ द स्कूल, वो बोलते हैं अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो फेल्योर होंगे। इस उक्ति से क्या आप एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री है, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्ट्रांगली एग्री हैं, मतलब एक स्कूल में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो उनके बच्चे, देखो 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 बच्चों में से तो कुछ बच्चों का स्लो लर्नर आप बोल सकते हो, कुछ बच्चे फेल होंगे, बट बाकी बच्चे तो पास होंगे अगर अच्छे पढ़ते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी हो। तो यहाँ पे माना जाता है अगर बच्चे फेल हुए तो वो बच्चों का फेल नहीं माना जाता, वो स्कूल का फेल माना जाता है, फेल्योरिटी ऑफ स्कूल बोला जाता है। नंबर 9 पे चले जाते हैं, एलिमिनेट द टर्मिनोलॉजी ऑफ पास फेल इंडिकेट लैक ऑफ एडिक्वेट, मतलब हम लोग इस टर्म को निकाल दे रहे हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, पास फेल, ठीक है, जो कि लैक ऑफ एडिक्वेट किसके वजह से होता है, प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी, नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। अगेन बोला गया, अभी आप कंफ्यूज्ड होके डी में आंसर मत मानना क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बोल रहा है कि हम एक टर्म को हटा रहे हैं, वो पास फेल टर्म है जो कि शो करता है लैक ऑफ एडिक्वेट, क्या मतलब बहुत अमाउंट में वो चीज़ है नहीं है, सॉरी चीज़ नहीं है, इसके वजह से पास फेल का टर्मिनोलॉजी को हमें हटाना पड़ा, क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी। अभी देखो, माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन, आप जानते हो चीटिंग, माल प्रैक्टिस इन एग्जामिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग इन्विजिलेटर फ्रॉम डैश, कैसे हम हटा सकते हैं माल प्रैक्टिस को स्कूल से या एग्जामिनेशन में, बाय कीपिंग इन्विजिलेटर्स फ्रॉम डैश, फ्रॉम ओन स्कूल्स ओनली, हम अपने ही स्कूल से इन्विजिलेटर्स को भेजें, अदर स्कूल से भेजें, बोथ ओन एंड अदर, नॉन ऑफ द अबव, अदर स्कूल से भेजना चाहिए और अदर स्कूल से लाना चाहिए, तब बच्चे डरेंगे एंड माल प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 11 में चलते हैं, हु रिकमेंडेड दैट इन सर्विस कोर्सेज एंड रिफ्रेशर कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर, किसका रिकमेंडेशन है कि इन सर्विस कोर्स जो होता है, मतलब सर्विस के दौरान ही हम कुछ कोर्स कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं, मतलब रिफ्रेशर कोर्स 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का होगा, वो भी कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स चाहिए उनके लिए है। ये किसने बोला था, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमिटी, एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमिटी, नॉन ऑफ द अबव, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमिटी, ओके, राममूर्ति रिव्यू कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विदिन, एक टीचर बच्चे को समझ सकता है किसके बेसिस पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर तो बहुत इजी है, आप दे सकते हो, क्योंकि तीनों ही चाहिए, बच्चे को समझना है तो तीनों से ही समझना पड़ेगा, तीनों से ही समझना पड़ेगा, तीनों से ही समझना पड़ेगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शुड बी व्यूड एज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे हम देखते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब अभी जो आपने पढ़ा था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंदर आता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे, ऑल इन ऑल अबव एंड नॉन ऑफ द अबव।
सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये सारे टीचिंग मटेरियल जैसे अभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड सेज दैट पार्टनरशिप इज आवर स्ट्रेंथ सच एज। कन्वेंशन ऑफ द राइट्स मतलब बच्चों के जो राइट्स के ऊपर बात किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप हमारा स्ट्रेंथ होता है सच एज कहाँ पे, स्कूल कम्युनिटी का पार्टनरशिप, स्कूल टीचर का पार्टनरशिप, टीचर स्टूडेंट का पार्टनरशिप और ऑल ऑफ द एबव। सो ऑल ऑफ द एबव होगा क्योंकि हमें तीनों टाइप के पार्टनरशिप चाहिए, स्कूल के साथ टीचर का भी, टीचर के साथ कम्युनिटी का भी एंड आपका स्कूल कम्युनिटी बोल सकते हो एंड उसके साथ टीचर के साथ चिल्ड्रन का भी, ये पूरा आपको चाहिए। डिज़ेबिलिटी इज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिज़ेबिलिटी क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बोला था डिज़ेबिलिटी ना सोसाइटी देता है, ये भी सोशल कंस्ट्रक्टेड पॉइंट है, जैसे जेंडर होते हैं ना वैसे सोशल कंस्ट्रक्टेड पॉइंट आपका डिज़ेबिलिटी है। डिज़ेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना ये सोसाइटी के बेस पे डिपेंड करता है। तो डिज़ेबिलिटी इज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव। तो इसको ना एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सोसाइटी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिज़ेबिलिटी टर्म भी सोसाइटी ही देता है। हम बोल सकते हैं वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, बट इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उसे क्या बोले मॉकिंग करें उसके नाम पे कि आप डिज़ेबल्ड हो। तो ये जो डिज़ेबिलिटी टर्म है सोसाइटी से देता है, तो सोसाइटी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्राफ्ट शुड बी टॉट एज डैश। क्राफ्ट जो ड्राइंग क्राफ्टिंग करते हो ना, इसको कैसे लेना चाहिए, क्यों ऐसे हमें पढ़ाना चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पे, प्रोजेक्ट के तौर पे, क्लासरूम एक्सरसाइज के तौर पे और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये ना आपके प्रोजेक्ट के तौर पे होना चाहिए, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, कुछ करने को इच्छा रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग फैसिलिटीज उनको मिलेगा। एनसीएफ 2005 recommends that 25 to 40% of the question should be on dash। एनसीएफ 2005 के हिसाब से आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 25 से 40% का क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा या कैसा रहेगा, ठीक है। आपको बता दूं यहाँ पे दो ही ऑप्शन मैंने दिया है, उसका हिसाब से आप अगर लॉन्ग चूज़ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, इसलिए आपके क्वेश्चन पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 स्टेट्स दैट द बोर्ड शुड कंडक्ट री एग्जामिनेशन। अगर आप फेल हो जाते हो, कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या होता है, सप्लीमेंट्री और री एग्जामिनेशन होता है। तो ये किस लिए किया गया है और कौन से बेसिस पे होना चाहिए, ये बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए किया गया, ये भी क्वेश्चन का ये आंसर याद रखिएगा। एंड एनसीएफ 2005 ने बोर्ड को इसलिए बोला क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। बच्चों का अगर एग्जामिनेशन हम लोग बहुत ही लेट कर देते हैं या बच्चों का जो फेल्योरिटी है उसी कोई मॉकिंग करते रहते हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस वजह से इमीडिएटली करना है, आफ्टर 1 मंथ करना है, आफ्टर 2 मंथ्स करना है और नॉन ऑफ द अबव। कौन से वे में करना है, इमीडिएटली करना है, इसलिए 2 मंथ्स का गैप ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स और 3 मंथ्स उसके विद इन बच्चों को पढ़ने को टाइम दो एंड एग्जामिनेशन कर लो, तो वो पास फेल हो जाएंगे, उनका सेशन भी बच जाएगा और आगे भी पढ़ सकेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज। देखो नेशनल स्टीयरिंग कमिटी बोल रही हूँ, ये प्रोफेसर यशपाल है, प्रोफेसर यशपाल है, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल है, इतना याद रखना, प्रोफेसर यशपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। 20 नंबर, एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरियाज सच एज। एनसीएफ और कौन से अदर करिकुलर एरियाज पे ध्यान देता है, आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सब में ध्यान देता है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब में ध्यान देता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, आर्ट, हेरिटेज, सब में ध्यान देता है। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सीआरसी इज। ये चाइल्ड राइट जो है ना आपका कन्वेंशन, चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके बारे में सीआरसी बोला गया। सीआरसी का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ओके। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। 21 का आंसर है आपका डी, सारा होना चाहिए। मैं आपको सीआरसी के बेसिस पे एक छोटा सा शॉर्ट दे दूंगी, उसमें आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीआरसी के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आता बट न्यूएस्ट है, एनसीएफ के विद इन आता है तो आ जाता है। कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर है, तो राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तीनों आएंगे। ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। एनसीएफ रिकमेंड्स दैट लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन। कौन से पीरियड में लाइब्रेरी ओपन होना चाहिए, पूरे स्कूल आवर्स में, ड्यूरिंग वेकेशन और आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो, स्कूल के बाद भी।
कौन से पीरियड में होना चाहिए, हमेशा ओपन होना चाहिए ताकि बच्चों के सुविधा के अनुसार वो जा सके एंड पढ़ाई कर सके। 23 में आगे, मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू, आप इसको पता है, आपको सबको पता है, दैट इज अ लर्नर सेंट्रिक। मैग्नेटिक सेंट्रिक और मैनेजमेंट सेंट्रिक नहीं होता, पेरेंट सेंट्रिक नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव होगा, दैट इज अ लर्नर सेंट्रिक। पहले का जो गुरुकुल सिस्टम है हमने एंशियंट पीरियड में पढ़ा है वो टीचर सेंट्रिक था, अभी लर्नर सेंट्रिक है। देन नेक्स्ट, NCERT recommends the total homework time for class 10-12 students as, ठीक है, तो इनके लिए होमवर्क टाइम कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 घंटे, ठीक है। होमवर्क टाइम, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आके घर पे 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर अपना जो भी स्टडी और खेलना कूदना जो रहेगा, तो इसीलिए 2 घंटे होमवर्क टाइम देंगे जो कि स्कूल से उनको टास्क मिला होगा। 25 में चल जाओ, क्रिटिकल पैडागोजी मतलब डिटेल्ड में जाना है, ठीक है। क्रिटिकल पैडागोजी फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू, कलेक्टिव मतलब गुच्छे में हर एक चीज़ को पकड़ के करना है, कलेक्टिव बोला गया। किस लिए होगा, ओपन डिस्कशन, क्लोज डिस्कशन, नो डिस्कशन, नॉन ऑफ द अबव। ये तो समझ ही आ रहा है, ओपन डिस्कशन, हमेशा ओपन डिस्कशन करना, क्रिटिकल पैडागोजी में डिटेल जाना पड़ता है, ओपन डिस्कशन करना पड़ेगा। 26 नंबर पे आ जाता है, द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी रिमूव थ्रू, बच्चों का जो प्रॉब्लम रिलेटेड मतलब स्ट्रेस्ड होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसको कैसे रिमूव करोगे, टीचिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू, कमांडिंग के थ्रू और ऑल ऑफ द अबव। कैसे करेंगे, आप कंफ्यूज होकर ऑल ऑफ द अबव दिखा मतलब ऑल द अबव दिखा मतलब उसमें मार्क मत कर देना, यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपके सेकेंड ईयर में, कुरुक्षेत्र के सेकेंड ईयर में हो गया, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के पेपर्स में ये पेपर रहता है, एक जितने भी पेपर्स है उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कुछ एक पोर्शन रहता ही है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। 27 में आ जाओ, दैट इज अ लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर, अंडरस्टैंडिंग के लेयर्स को समझाओ, मतलब नॉलेज अंडरस्टैंडिंग याद है ना, कॉग्निटिव डोमेन, उसी के बेसिस पे याद करना है। कंप्रीहेंशन, रेफरेंस, एपिस्टेमिक एंड ऑल ऑफ द अबव। लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर कौन सा है, ये तो क्वेश्चन ही समझ आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव होगा 27 का, ठीक है ना। 26 का आपका बी था आंसर, ठीक है, 26 का बी था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 27 का ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलो, NCERT reviewed the NCFC 2000 in the light of the report dash, NCERT रिव्यू किया NCFC को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2000 को, किसके उसके ऊपर लाइट ऑफ द रिपोर्ट उन्होंने दिया, क्या होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, लर्निंग विद बर्डन होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। अभी क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होगा, विदाउट बर्डन होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं, हु प्रपोज NCF एज ए मीन्स ऑफ इवॉल्विंग ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, किसने निकाला था NCF को कि इससे नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का इवॉल्व होगा या उससे कुछ बेटरमेंट होगा, याद करो 2009 है, NP 1986 ही होगा, ये फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन है। व्हाट आइडेंटिटी शुड द टीचर एजुकेशन शुड फोकस ऑन, कौन से आइडेंटिटी पे टीचर एजुकेशन फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी, एजुकेशनल आइडेंटिटी और ऑल ऑफ द अबव, दैट इज प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी। लास्ट 2 क्वेश्चंस, NCF 2005 suggests that board exams for standard 10 should be made, NCF 2005 क्या सजेस्ट किया, ऑप्शनल बनाना चाहिए, क्लास 10th के जो भी स्टैंडर्ड बेस्ड एग्जाम है उसको ऑप्शनल बनाना चाहिए, एज लाइक प्रीवियस जैसा होता था वैसा ही, उसके बाद क्लास 11th 12th में फिर से एग्जाम्स हो सकते हैं। NCF proposes the evaluation system should be based on, किसके बेसिस पे होना चाहिए, जैसे कि आज के क्लास 10 पे क्या होता है, सबमेटिव एग्जाम्स होते हैं वैसे हो सकते हैं, बट हम मेन बोर्ड एग्जाम्स नहीं करेंगे। अच्छा, बट 32 में क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को मार्किंग कैसे करोगे, NCF के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स और नॉन ऑफ द अबव, तो ऑलवेज याद रखो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स आए मतलब मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, इतना है। सो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो। नेक्स्ट सेशन आ जाएगा हिंदी का, आज क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी बच्चे जो भी पेडागोजी बेसिस पे आपको डाउट्स है तो पेडागोजी बेसिस पे हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, रैपिडली ऐसे ही हम करेंगे, 20-25 मिनट का आपका वीडियो रहेगा। सो मे बी आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।